तारीख 20 अक्टूबर 1962। सुबह के लगभग 8 बजे भारत चीन सीमा नियंत्रण रेखा मैकमोहन रेखा 5वीं जाट बटालियन राजपूताना राइफल्स के 250 जवान सीमा पर तैनात थे। अचानक से रेडियो पर स्वर उभरा। रेडियो ऑपरेटर ने बात की और एक दहला देने वाली खबर सुनाई। आज सुबह 5.14 पर चीन की पीली सेना ने भारी संख्या में अक्साई चीन की सीमा पर हमला किया। वहां कुमाऊं रेजिमेंट के 123 जवानों के साथ तैनात कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन वे सभी शहीद हो गए। दूसरा हमला सुबह 6.30 पर लमकाचू नदी पर हुआ और गोरखा रेजिमेंट को बुरी तरह घायल होकर पीछे हटना पड़ा। हमें आदेश है कि 5वीं जाट बटालियन राजपूताना राइफल्स तुरंत सक्रिय होकर संपर्क बनाए और सीमा पर कड़ी निगरानी रखें और हमला होने की स्थिति में आक्रामक रुख न अपनाकर बचाव करते हुए पीछे हट जाए और दौलत बेग ओल्दी तक की सारी चौकियां खाली कर दें। खबर वाकई दहलाने वाली थी। सामने चीन की 6 ब्रिगेड और पीछे दौलत बेग ओल्दी का बर्फ का तूफान। मुकाबले के लिए मात्र 250 जवान, हथियारों के नाम पर पुरानी 3 कनौत 3 की राइफलें, खाने पीने के सामान, कपड़े और दवाइयों की भारी कमी। रेडियो ने खबर सुनाकर कैंप में बैठे सैनिक अधिकारियों को चिंता में डाल दिया था। एक भयानक सन्नाटा छाया था कि कंपनी कमांडर मेजर वीरभद्र सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबले की तैयारी करो। ये सुनकर कैप्टन भरत तिवारी ने कहा, सर, लेकिन गिनती के 250 जवान, एक मेजर, एक कप्तान, 2 लेफ्टिनेंट और 3 सूबेदार, बंदूकों के नाम पर पुरानी जंग लगी राइफलें, न तो तोपखाना, न मोटा, न माउंटेन बैटरी। हमें पीछे हटकर इंतजार करना चाहिए मदद का। मेजर, कैप्टन, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम पीछे हटोगे तो कहां हटोगे? पीछे दौलत बेग ओल्दी में आए बर्फ के तूफान में। दक्षिण का दमचौक व जरला क्षेत्र का बेस कैंप भी यहां से 100 मील दूर है। आर्टिलरी और मोटा छोड़ो, यहां सैनिकों की ताजी कुमुक भी नहीं आ पाएगी। और मुझे विश्वास है कि तुम बर्फ के तूफान में दबकर मरने या पीठ पर गोली खाने के बजाय 50 चीनियों को मारकर शहीद कहलाना पसंद करोगे। भरत, यस सर। भरत ने मुड़कर आवाज लगाई तो लेफ्टिनेंट कृष्णकांत और हरि सिंह, सूबेदार मेजर राम सिंह और नायब सूबेदार रामचंद्र देशमुख के साथ 250 सैनिक कतार में खड़े थे। भरत ने ओजपूर्ण लहजे में कहना शुरू किया, मेरे जवानों, हमले की तैयारी की जाए, समय बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ के तूफान में दबकर मरने से अच्छा है हम शौर्य प्रकट करें। इस 200 साल पुरानी रेजिमेंट ने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। हमने या तो विजय प्राप्त की है या अपना बलिदान दिया है। सर्वत्र विजय है हमारा ध्येय, ये वाक्य याद रखना। भरत ने भाषण खत्म होने के बाद कहा, कोई सवाल? जवानों ने एक स्वर में कहा, नो सर। भरत, जय हिंद। और 250 जवानों की गगनभेदी आवाज गूंजी, जय हिंद। भरत ने कहा, डिसमिस, और सैनिक तैयारियों में जुट गए। शाम घिर आई थी अब तक। सूबेदार मेजर राम सिंह ने आकर भरत को सैल्यूट किया और बोले, जय हिंद सर। भरत, जय हिंद सूबेदार साहब। तैयारी कैसी है आपकी? राम सिंह, कप्तान साहब, तैयारियां चाक चौबंद है। हरि और कृष्णकांत साहब अपने गश्ती दल के साथ अभी लौटे नहीं है। आप एक बार मोर्चे का निरीक्षण कर ले तो बेहतर होगा। भरत राम के साथ गया और मोर्चेबंदी को देखकर लौट आया। रात घिर आई थी। कृष्णकांत और हरि थके मांदे गाफिल पड़े थे अपने दल के साथ। भोजन तैयार हो रहा था और बाकी जवान अपनी अपनी जगह सतर्क और सीमा पर आंख गड़ाए बैठे थे। भरत ने अपने कंपनी कमांडर की ओर देखा और बोला, सर जी, पता नहीं क्यों कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है इस बार। चीन ने बड़ी तैयारी से हमला किया है, वरना गोरखा रेजिमेंट को पीछे हटना पड़ा। विश्वास नहीं होता। मेजर ने एक नजर कप्तान पर डाली, फिर जलती आग की ओर देखते हुए बोले, मैंने विश्वयुद्ध देखा है कैप्टन। 1942 में इसी राजपूताना राइफल्स में कमीशन मिला था मुझे। 2 ND लेफ्टिनेंट की रैंक पर जर्मन सेना की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली SS बटालियन को रौंद कर रख दिया था मैंने। न जाने कितने जर्मनों को यमलोक भेजा है। परिस्थितियां यहां से भी खराब थी। गोलियां खत्म होने पर संगीनों के सहारे लड़ाई लड़ी है। लगता था कि बस अंत आज ही है, लेकिन हर बार विजय मिलती और बच जाता। ब्रिटिश अफसर तक कायल थे मेरी बहादुरी के। न जाने कितने देसी विदेशी सैनिकों और अधिकारियों की प्राण रक्षा मैंने की है।
विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में और ठीक 3 साल बाद कश्मीर में पाकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने पर वीर चक्र मिला और आज इन अफीमची चीनियों की बारी है। कैप्टन याद रखना, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले मृत्यु या विजय, यह भी सही वह भी सही। भरत चुपचाप सुनता जा रहा था। उसने पूछा, सर आपके परिवार में कौन कौन है अभी? मेजर ने कहा, बड़े भाई साहब, भाभी, उनके बच्चे और एक छोटी बहन थी जिसकी कब की शादी हो गई है। भरत ने पूछा, सर आपने शादी नहीं की है क्या? मेजर ने कहा, नहीं। तो भरत पूछ बैठा, क्यों? मेजर हंस पड़े और बोले, शायद दोबारा मौका न मिले। लो सुन लो दिल का हाल। उसका नाम परिणीता था। लाहौर के नामी वकील की इकलौती बेटी थी। हमारा घर एक ही मोहल्ले में था और मेरे पिताजी बड़े जमींदार थे। हमारा बचपन साथ साथ खेलते बीता था और बड़े होकर कब प्यार हुआ पता ही न चला। बड़े नाजों में पली थी वो, सबकी दुलारी। मैं भी सबका प्यारा था, लेकिन अपनी बदमाशियों के कारण पिताजी अक्सर कुटाई कर देते थे। मैं रोता कलपता उसके पास पहुंच जाता और वो बड़े प्यार से अपने हिस्से के दूध में हल्दी डालकर मुझे पिला देती थी। 22 साल की उम्र में मैं सेना में भर्ती होकर देहरादून चला आया। बड़े भाई साहब भी सपरिवार दिल्ली आ बसे और यही अपनी डिस्पेंसरी खोल ली। छोटी बहन का विवाह भी यही दिल्ली में कर दिया था। पिताजी के देहांत के बाद लाहौर की संपत्ति बेचकर मां को अपने पास बुला लिया। 1945 में विश्वयुद्ध समाप्त हुआ और मैं लौटा तो मेरी शादी की बात परिणीता के साथ शुरू हुई, लेकिन 1946 में मां के देहांत के बाद फिर मेरी शादी 1 साल के लिए रुक गई। सन 1947 में भारत को चीरकर 2 टुकड़ों में बांटा गया। हम स्वतंत्र हो गए थे। भारत के काफी मुसलमान बड़े शौक से पाकिस्तान गए और वहां से हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोगों को मारपीट लूट कर वहां से भगाया जाने लगा। पाकिस्तान से आने वाली हर ट्रेन में केवल लाशें भरी होती, रक्तरंजित क्षत-विक्षत शव। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, महिलाओं, लड़कियों और छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कृत विभत्स शव। लाहौर से आने वाली हर ट्रेन की एक एक लाश पलट कर देखी थी मैंने और बड़े भाई ने। 4 दिनों तक भूखे प्यासे बावले दौड़ने के पश्चात मुझे उसकी और उसके पूरे परिवार की लाश का तोहफा मिला था मेरे पाकिस्तानी भाइयों की ओर से। जानते हो कैप्टन, युद्धभूमि में 100 सैनिकों को मशीनगन से भून देने के बाद तुम्हें उबकाई नहीं आएगी, तुम्हारा जी नहीं कचोटता, तुम्हें उन पर दया नहीं आती, क्योंकि वे भी तुम्हारी तरह सिपाही थे और इससे ज्यादा सम्मानजनक मृत्यु उन्हें कहीं और न मिलेगी। तुमने किसी निरपराध की हत्या नहीं की है या न तो किसी का बलात्कार किया है, लेकिन वो विभत्स हत्याएं परिणीता के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके मृत शरीर को नोच डाला गया था और उसकी छोटी बहन जो केवल 12 साल की थी उसे भी न बख्शा था। पूरे डिब्बे में न जाने और कितने ऐसे मृत लोग पड़े थे। परिणीता मेरे मन में बड़ी गहराई तक रची बसी थी और मैं उसका शव देख जड़ रह गया था। छोटी बहन और भाई साहब ने कई रिश्ते देखे पर मैं न माना। कैसे मैं भूल जाता परिणीता को, उसके लहूलुहान शव को, कैसे कैप्टन कैसे। कहते कहते मेजर का गला रुंध गया। भरत ने मेजर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर। मेजर ने अपनी नम आंखें पोंछी और भरत से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई या नहीं? भरत बोला, हो गई है सर। और फिर सकुचाते हुए बोला, मधुरिमा मिश्र से मधुरिमा तिवारी बनाने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। मेजर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो मेरे सेकंड इन कमांड को पापड़ बेलना भी आता है। मैंने सोचा तुम केवल अचूक निशाना लगाने और फौजी कमांड देने के अलावा बिल्कुल बेकार हो। मेजर ने फिर पूछा, और बच्चे? भरत ने जरा याद में खोकर कहा, सर एक बच्ची है 6 माह की, कृति नाम है, और मैंने तो अभी उसे देखा भी नहीं है। यहां से लौटूंगा तभी भेंट होगी। बातों का सिलसिला चलता रहा और अगली सुबह घिर आई। अगला दिन 21 अक्टूबर 1962 पूरी तरह शांत रहा, जैसे तूफान आने के पहले समुद्र शांत हो। पूरा दिन बीतने के बाद 22 अक्टूबर को रात 12:15 पर हमला हुआ। चीन की पूरी एक ब्रिगेड ने घातक हथियारों के साथ हमला किया था। कंपनी कमांडर ने फायरिंग के आदेश दिए और राजपूताना राइफल्स के वारकराय राजा रामचंद्र की जय की गगनभेदी गूंज के बाद सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। पैदल चीनी आगे बढ़ते और गोली खाकर गिर पड़ते, लेकिन कब तक? धीरे धीरे कारतूस लगभग खत्म हो गए तो भरत ने फायरिंग धीमी करने के आदेश दिए, जिससे बेवजह कारतूस जाया न हो।
उधर चीनी कमांडर ने भी भांप लिया कि दुश्मन की बंदूकें खाली है और उसने पूरी ब्रिगेड को एक साथ झोंक दिया। भारत ने फिर फायरिंग शुरू कर दी और वातावरण सैनिकों की चीखों, बारूद की गंध और गोलियों की आवाज से फिर से भयावह हो गया था। धरती रक्त से लाल हुई जाती थी, लेकिन मशीनगनों के आगे 3 की राइफल कब तक टिकती। कुछ की बंदूकें खराब हो गई थी तो कुछ के कारतूस खत्म हो गए थे। अचानक एक ग्रेनेड कैंप में गिरा और जोरदार धमाके के साथ कंपनी कमांडर मेजर वीरभद्र से शहीद हो गए थे। भरत की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने देखा राम सिंह मृत पड़े थे। लेफ्टिनेंट हरि कृष्णकांत को फर्स्ट एड दे रहे थे कि कार्बाइन की 7-8 गोलियां उनके सीने में धंसती चली गई और वह वही जमीन पर गिर गए। भरत की बंदूक में बुलेट फंस गई थी, वह झल्ला उठा था। आसपास देखा तो 20 कदम पर हरि की राइफल पड़ी थी। भरत बड़ी सतर्कता से कोहनी के बल रेंग कर गया और बंदूक लेकर लौटने के बाद जैसे ही अपनी पोजीशन पर चढ़ना चाहा 3-4 गोलियां उसके पेट और जांघों में आ लगी। भरत कुछ पल दम साधे पड़ा रहा, फिर साहस बटोर रेत की बोरी पर चढ़कर गोली चलानी शुरू की, लेकिन 5-7 फायर के बाद मैगजीन खाली हो गई थी। उसने देखा तो बैग में 2 ग्रेनेड बाकी थे। चौकी पर तैनात सारे जवान शहीद हो चुके थे और चीनी लेफ्टिनेंट सबसे आगे सैनिकों को लिए बढ़ता आ रहा था। भरत के मुंह से खून निकल रहा था। उसने कोहनी से होंठ पोंछे, रक्तरंजित होंठों पर क्रोधयुक्त विजयी मुस्कान दौड़ गई। उसने ग्रेनेड हाथों में लिया और इंतजार करने लगा। जब चीनी कमांडर 4-5 कदम दूर था तभी भरत ने ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींचकर अपने जैकेट में डाल ली और एक बार फिर राजपुताना के वार क्राई राजा रामचंद्र की जय कहकर सीधा चीनी सैनिक अधिकारी पर कूद पड़ा। भरत के अचानक छलांग लगाने से कोई कुछ समझता इसके पहले वह कमांडर को अपने मजबूत हाथों में पकड़े जमीन पर गिर पड़ा। बाकी चीनी जवान पहले तो हड़बड़ा कर पीछे हटे, लेकिन अपने अधिकारी को भरत के हाथों में जकड़ा देख भरत के ऊपर बंदूक की बट से मारना शुरू किया और इधर भरत आंखें बंद किए दम साधे गिन रहा था 22, 23, 24। उसके मन में एक एक कर शहीद मेजर हरि सिंह और अन्य जवानों की हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसी अगर आगे सुननी है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रही है। जय हिंद।